NDPD. Haryana is one of the first states which has allowed the real estate industry to start functioning again. And we discussing this with Praveen Jain. He is the chairman, vice chairman, Merit Group. I have Pradeep Agarwal, chairman, National Council on Affordable Housing with ASSOCHAM, and Mr. V. Suresh, chairman, Good Governance India Foundation. He was the former CMD of HUDCO, veteran in the field of real estate and construction. Thank you, gentlemen, for joining me. Praveen ji, I'll come to you first. हरियाणा में काम आज से चालू हो गया है. जी How many sites और what are the new norms? देखिए एग्जैक्टली नंबर कितने काम चालू हो चुके हैं वो तो कहना मुश्किल है, वो अभी इन्फॉर्मेशन और एक दिन में 2 दिन में आ जाएगी. जितने भी डेवलपर्स हैं सभी ने अप्लाई कर दिया है कंस्ट्रक्शन के, और नॉट इवन आज से बल्कि 2-3 दिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जो 2-3 दिन पहले से शुरू हो गया. 21 को पहली परमिशन आई थी, उसके बाद से लोगों को परमिशन चल रही है क्योंकि प्रेशर बहुत सारा है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है जो परमिशन दे रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं, तो परमिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इन्होंने. और इसकी एक टीम बनाई है इन्होंने, जो एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेबर के हैं, या फिर एक डीसी ऑफिस के लोग हैं, तो मिलकर परमिशन दे रहे हैं कि वो कोई गलत ऐसे लोगों को परमिशन ना चली जाए जहाँ पर रिक्वायर्ड ना हो. तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है परमिशन के अंदर, और धीरे धीरे साइट्स शुरू होती जा रही हैं. परसों से वैसे 26 से शुरू हुई है फर्स्ट साइट, जो पहली साइट शुरू हुई है 26 तारीख को शुरू हुई है. Praveen ji, when a construction site starts, there are many kinds of people who start working. One is the labor, and many of the labor, I believe, is on the ground. You also have other supervisors, engineers, and so on. क्या ये सब लोग एक ही जगह पे रहेंगे? नहीं, वो तो बड़ा मुश्किल है एक जगह पे रहना सारे एग्जीक्यूटिव्स का, कि जो सीनियर इंजीनियर्स हैं और जो सुपरवाइजर और फोरमैन के स्टेटस के लोग हैं, उनको तो साइट पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, या आसपास कोई हमने कोई घर जैसे कोई गेस्ट हाउस लेके दे दिया. जो सीनियर लोग हैं वो अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं, उसका पास बना के दे रहे हैं गवर्नमेंट पास. इन रेशियोज कितना परसेंटेज होगा जिनको अप डाउन करना पड़ता है? बहुत कम है. अगर जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, अगर कहीं पर भी अगर 300-400 लोग काम कर रहे हैं लेबर के, तो वहां पर जो बाहर से कम्यूट करने वाले लोग 20-25 लोग होंगे, ज्यादा 20 से ज्यादा नहीं होंगे. और बाकी सुपरवाइजर जो स्टाफ है, वुमेन्स हैं, जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो जो जूनियर स्टाफ है, वो सब साइट पर ही उसको अकोमोडेट कराना पड़ेगा. I'm going to go to Pradeep Agarwal. Pradeep ji, when you start, how many sites do you have in Haryana right now? So जैसे अराउंड 17 जो साइट्स हैं अभी हरियाणा में स्टार्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 10 साइट की परमिशन हमें मिल चुकी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरियाणा गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका धन्यवाद कि इतनी स्पीडी जो परमिशंस हैं वो मेरिटो और जो अदर देन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो एक पीछे की डिस्कशन रही है उनसे लगातार कि किस तरीके से इस काम को शुरू किया जा सके, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है. और लगभग 10 साइट की परमिशन हमें मिल चुकी हैं, और बैलेंस की साइट की परमिशन भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में हमारे हाथ में होंगी. लेबर इस वक्त जो हमारी साइट पे है वो लगभग 2500 से ज़्यादा लेबर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है, जो वेट कर रही थी कि जैसी परमिशन मिलेगी देन विल स्टार्ट द वर्क. तो लेकिन नेचुरली बात है कि जो परमिशन है उसमें बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या उसके अंदर आपको जो भी सेफ्टी मेजर है वो कैसे लेने हैं. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है, हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि हम उन क्राइटेरिया को फुलफिल करें, क्योंकि ऐसा ना हो काम शुरू करने की जल्दी में कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो नॉन वेरिएबल हो. तो आप हमें समझाइए कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट ने कहे कि इम्प्लीमेंट हो गए. देखिए, सबसे बड़ा है कि जितनी वर्कफोर्स आपके पास साइट पे है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50% वर्कफोर्स को एक शिफ्ट में यूज कर सकते हैं, और एक लिमिट लगाई है कि 250 से ज़्यादा लेबर एक साइट पे एक टाइम में काम नहीं कर सकते. ऐसे ही वो जो लेबर है वो एक डिस्टेंस में रहनी चाहिए. इवन उनका जो सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए. हमने अपनी साइट के ऊपर जो जितने भी हैंड वॉश के जो वॉश बेसिन हैं वो हमने लाइन में कम से कम एक लाइन में 15 से 20 वॉश बेसिन लगाए हैं,
जिससे हर पर्सन एक पर्टिकुलर दूरी पे खड़ा हो और उन वॉश बेसिन में जाके अगर हैंड सैनिटाइज करना है तो वो करे, और अंदर अगर काम कर रहा है तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ कर सके। तो वो सारे मेजर जितने भी गवर्नमेंट ने उस गाइडलाइन में हमें दिए हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो पूरे के पूरे निभाएं जब भी उसको काम कर पाए। तो आप कह रहे हैं कि 15 साइट आपके पास 15 से 17 साइट हैं, तो आपका हर साइट में लेबर वहीं पे था क्या? हर साइट का लेबर वहीं उसी साइट पे था? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90% साइट्स के ऊपर लेबर अवेलेबल थी, क्योंकि इस वक्त ये माइग्रेशन हुआ था लेबर का, तो हमने लेबर को एश्योर किया था कि उसको राशन, फाइनेंशियल, सैनिटेशन सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जैसी एमएचए की गाइडलाइन भी थी, लेबर डिपार्टमेंट की भी गाइडलाइन थी, तो हमने अपनी जो लेबर है उसको क्वारंटीन वहीं पे रखा था, और उसका प्रॉपर जो ध्यान रखना हमें गवर्नमेंट ने कहा था वो सब ध्यान हमने रखा। और उसका ये रीजन रहा कि आज लेबर जो काफी साइट से जा चुकी है, या अदर देन इंडस्ट्रीज से कई जगह से लेबर जो माइग्रेट हो चुकी है, वो चीजें हमें फेस करने को नहीं मिली, तो लेबर इमीडिएट हमारे पास साइट पे थी। ये बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया। Mr. Suresh, you are the Vice Chairman of the National Building Code. You are an advisor to lots of governments on building construction. Having completely shut down for almost 30 to 40 days, what are the precautions that the developers have to take? One, from the health and hygiene perspective. Two, to make sure that the project moves speedily. Yeah, actually, the National Building Code has got very comprehensive provisions in Part 7, Construction Practice and Safety. The exclusive part on Part 7 on Construction Practice and Safety, it covers all the safety aspects that has to be taken into account at the construction site in a large way, and not only take care of the mechanical and the operational issues, material storage issue, etc. But what we have done is, in addition to all that, I was also the NAREDCO president for 6 years from 1996 to 2002 also, by the way, and also working with the IGBC, Indian Green Building Council, as chairman. We recently found out a very interesting document which should be made available to all the developers coming under NAREDCO umbrella or CREDAI umbrella, any umbrella for that matter. Indian Green Building Council has brought out a nice document on what we call guidelines for construction sites post lockdown period in COVID-19 outbreak. What all things to be done? We have identified 10 to 12 point agenda. Some other point has already been mentioned over there. Of course, besides the daily morning briefing session, mandatory thermal scanning, provision of water and soap and hand wash and sanitizer, and also the wearing of the face mask important, hand gloves to be used by the workers, complete ban on gutka, tobacco and pan at the site there. Food should be consumed in designated area, or people should not crowd at the time. Similarly, toilets and bathrooms should be utilized in secluded area, but all of them should not go together there. And then material at the site over there, keep it for a day or two. Don't use the same day, so that it will also take care of any virus that can be at the construction site. Material, what should be done, and total ban on non-essential visitor at the site is very, very important. We don't want anybody other than the construction supervisory and engineering team and the construction workers which request to be done. But try to see that the work is taken face in face, so that you have the safe distancing available. Except for very close concrete incident where people could be coming together, but even there we can ensure do it in a phase-wise manner. We have getting this document now brought out as a thing to use for the whole construction industry, which will cover the real estate industry, but also general construction industry, road work, various areas. We have tried to indicate that the facility of I'm going to pick only medically fit for construction workers to be utilized at site is another important component. They should be staying at the site over there, which is also clarified by some of our speakers just now. So those details are available, which can very easily be implemented. It will also help that the construction progress will happen. At the same time, the workers, the supervisors, and the engineering staff, all the three are important.
including the material coming inside and also the facilities that's required for the workers. Right. I'm going to pick up the materials issue. That's a big issue when if you want the work to progress smoothly. And Praveen ji, how do you? There has been this fear that you may not have enough materials to continue with your work. How are you ensuring that the supply chains remain active? देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, वैसे भी सीमेंट फैक्ट्रीज की बात धीरे-धीरे फैक्ट्रीज स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टील फैक्ट्रीज भी स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है आने के अंदर। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा ये इशू है जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि अभी जैसे सीमेंट की बात करें तो करीब 50 रुपए के आसपास पर बैग इन्होंने बढ़ा दिया है, जबकि पहले हाई प्राइस पर था सीमेंट जब लॉकडाउन के टाइम पर। तो पिछले अगर 3-4 साल में 5 साल में बात करें इतना हाई कभी नहीं गया। मैक्सिमम 280-270 जाता है अगर होलसेल प्राइस की बात करें। अभी वो 360-370 की बात कर रहे हैं। तो ये जो कार्टेल बना के लोग काम कर रहे हैं और मिस यूज कर रहे हैं, मतलब अभी जबकि शॉर्टेज है, किसी चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं और डिमांड भी नहीं है, उसके बाद भी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर को भी रेज किया था, उन्होंने कहा है कि वो टैकल करेंगे, राइट? कहा था ये हैंडल करेंगे इसे। और इसके अलावा अभी हमने अपनी नडको की तरफ से भी एसओपीज जारी किए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जारी किया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बता रहा है कि भाई किस तरह से काम करना है, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेने हैं साइट को चलाने के लिए। बट मटेरियल एक बड़ा इशू है। Is it that there's a demand, मतलब आज इनफ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं है या उसका सप्लाई चेन का इशू है? अगर जैसे सीमेंट की बात करें, सीमेंट की अपनी शेल्फ लाइफ है कि मैक्सिमम उसकी 3 महीने लाइफ है, 3 महीने बाद वो सीमेंट पुराना यूज नहीं हो सकता। अभी 45 दिन से तो लॉकडाउन था, तो जो स्टॉक में अगर होगा भी वो या तो जल्दी यूज करना पड़ेगा या फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्शन तो ऐसा रॉ मटेरियल तो हमेशा चाहिए आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लिमिट है स्टोरेज करने की भी, आप 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का स्टोरेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्टोरेज कभी भी होता नहीं साइट पर। Pradeep ji, how are you going to tackle what are your जयश्री, मैं इसकी यही करूंगा कि जो प्रवीण जी कह रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को ना इंटरवीन करना पड़ेगा। रीजन क्या है? जो शॉर्टेज है ये टेक्निकल शॉर्टेज है, इट्स नॉट अ रियल शॉर्टेज। क्योंकि आज जब अगर प्राइस किसी चीज के अगर इंक्रीज आप कर रहे हैं तो डिमांड तो कुछ है ही नहीं। आज जितनी भी साइट्स हैं पूरे इंडिया लेवल पे क्लोज हैं, तो प्राइस कैसे राइज हो सकता है? ये कैटलाइजेशन खत्म करना पड़ेगा। ये टेक्निकल ज्यादा है, इसका रियल थिंग कम है। तो मुझे लगता है कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ जा रहे हैं, जब इतने मास हाउसिंग हमें बनाने हैं, तो ऐसे कैटलाइजेशन को टाइम पे गवर्नमेंट को इंटरव्यू करके खत्म करना पड़ेगा। और ऐसी चीजें जिनकी नीड यानी इमीडिएट पूरी हो सकती है, उनकी सप्लाई चेन को प्रॉपर करना पड़ेगा। आज अगर वो साइट्स ओपन करने की परमिशन दे रहे हैं तो साथ में जो सप्लाई चेन है उसको भी उतना ही स्मूथ करना पड़ेगा। क्योंकि आज जितने भी वेंडर हैं, जैसे ही हमें अप्रूवल मिली है, उनके फोन हमारे पास आ रहे हैं कि सर हम क्या मटेरियल बनाना शुरू कर दें और हम आप तक अगर सप्लाई आती है। तो हमारा कंसर्न था नहीं थी कि आप मटेरियल भेजिए, हमें तो बिना मटेरियल तो इस लेबर का क्या करेंगे और कैसे साइट्स को बना पाएंगे। लेकिन वो रास्ते से जो उसका लॉजिस्टिक है वो कैसे होगा? आज बहुत सारी मटेरियल है जो राजस्थान से अलग अलग स्टेट से आती है, तो उसको कैसे वो क्रॉस करके अलाउ करेंगे? क्योंकि जब तक इस सप्लाई चेन को प्रॉपर नहीं किया जाएगा, इन परमिशन के मायने कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। प्रवीण जी, आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ जी, लॉजिस्टिक की प्रदीप जी, मैं इस पर थोड़ा सा करेक्शन कर चाहूंगा कि लॉजिस्टिक का इशू नहीं है। जितने भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वाले जो माल सप्लाई करने की बात करते हैं, अगर आप उनको लेटर देंगे कि हमारी साइट पर हमें परमिशन मिल गई कंस्ट्रक्शन की और ये उसकी कंफर्मेशन है और एक लेटर इशू कर देंगे, तो साइट पर कोई रोकेगा नहीं माल को। मेन इशू ये आ रहा है कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने बताया। उसके बिना होगा नहीं। ये सप्लाई चेन को स्मूथ करना बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन को इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, कि अदरवाइज वो लेबर खाली बैठ जाएगी। अल्टीमेट गवर्नमेट का ऑब्जेक्टिव यही था कि 3 तारीख को जब लॉकडाउन खुलेगा तो सारी लेबर वापस गांव की तरफ ना भागे और साइट पर रिटेन करें उसे। इसलिए सरकार ने कहा कि हम भी काफी दिन से डिमांड कर रहे थे लड़कों से ये कि आप अगर 10 दिन 15 दिन पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वो साइट, क्योंकि वो लेबर वहीं पर रह रही है पिछले 35-40 दिन से और क्वारंटाइन किया हुआ लेबर को, तो वहां को इस तरह के जहां पर कोई इश्यूज नहीं है, कोई हॉटस्पॉट एरिया नहीं है, तो वहीं पर क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं जाना तो आप कंस्ट्रक्शन अलाउ करो। गवर्नमेंट ने वो अलाउ किया, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। मगर इसके साथ साथ सप्लाई चेन को इंश्योर करना भी ये काफी बड़ी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की. Right. I'm going to take this conversation into one more significant area, and that is finance. Mr. Suresh, there is a problem with the industry has been struggling with capital expenditure, and now the government has come up with some leeway. Do you think it's enough, and what needs to be done to let this industry move? Your primarily construction finance aspect you're telling? Yes. Construction finance one? Is that what you mean, Jayashree? Yes, Yeah, of yes. course, it's a major area concern for liquidity to be brought in immediately. I saw a discussion that was held between the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs by Hardeep Singh Puri Sahab and Durga Shankar Mishra ji, who is Secretary for Housing, and on discussion they had with the RBI and the bankers to see how possibility of additional funds can be made available for the construction industry, developers or construction contractors group, for which additional funds have been now made. Banks are having liquidity now, by the way. Banks are having liquidity. NBFC also made available liquidity on that. But how they would be able to make available additional working capital loan for these areas for during the construction phase is an important one. One major thing that will come is the payment that requires to be given, one as a developer, one as a government contractor when they do the particular work. So cash flow has got to be maintained. I think on this particular area some clear instructions are coming to the bankers to make available additional liquidity, for which RBI has given the additional clearances for bringing in about roughly 2.5 lakh crores worth of money in terms of liquidity. How much of that can come from the construction industry and real estate industry? And real estate industry, both NAREDCO as well as CREDAI. Niranjan Hiranandani was himself in the meeting, who is the national president, and he also made a very strong case on making additional funding for the liquidity on that. I personally feel that with series of action done by the Reserve Bank of India and also construction industry to be given a boost for, these are areas where work is going to start now, there would possibly be definitely some clear signals going to the bankers to make available working capital or construction related loan required for a period, I think short period in a large way. The other one is the construction workers not having the job. They have roughly about 32,000 crores of money under the construction workers cess fund, of which about 3.1 million construction workers are there. That means roughly around 10,000 rupees for each worker is available from that particular fund. I think some states like Andhra Pradesh and Maharashtra has decided to utilize 50% of the money out of the 10,000 to give around 5,000 rupees per worker out of that particular fund to be made available on that. Possibly Haryana, where the work is going to start. The good initiative Haryana has taken for restarting the work in 20 odd projects. I think we got to commend them. I am sure they should also avail of this particular facility in a large way. That's the right way to go. The topic is very hot. Discussion of the banking sector, RBI, as well as with the government level. Government has given a clearance. I'm sure when you are going to get the second round of information coming possibly by the finance minister tomorrow or day after, with the additional stimulus dose that will come for MSME and other industry, how financial flow can come for the liquidity of the particular material will be important. And another thing is possibly during this particular period, if they can give a holiday for payment of the tax related component on GST for materials and all that, if they can keep it waiving for about 3 months to 6 months time period, that will also be very great help for the construction industry and in particular real estate construction industry into a very large way. Praveen ji, on the construction site, I forgot to make a mention. Disinfect the site and including at the construction area, whichever be the floor or the area where you have to do, including the workers' residential area, the canteen area, toilet area. Every day that particular component should be done. As I said, we got a 12-point program under the IGBC which you brought out. We are going to circulate that particular thing to the construction industry and real estate industry who are important parts for us, both NAREDCO as well as CREDAI, Builders Association, Maharashtra Chamber for Housing and Industry, etc., etc. We'll be circulating. I'll make available the copy of that for the benefit of
both our participants who have come on that, and to Magic Bricks also, so that you can disseminate the information. We'll be very happy to share with that. Okay? Sure. We will make sure that it's available on our site. Yeah. So that everyone can use it. Yeah, we'll be happy to do that. Yeah. Very happy to do. We started the conversation around finance. अभी आप जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपको बताया है, जीएसटी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, इनसे आपको कितना फायदा हुआ और आपको लगता है कि वर्किंग कैपिटल की वजह से डेवलपर्स में स्ट्रेस होगा? देखिए, रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो 2012 के बाद से ही पिछले 8 साल से काफ़ी स्ट्रेस में धीरे-धीरे 2012-13 का टाइम था जब मार्केट बहुत अच्छी थी। उसके बाद से फिर स्ट्रेस में आने शुरू हो गए मार्केट। और लेटली आप देखें बहुत सारे कंपनीज कोई लिक्विडेशन में भी चली गई या एनसीएलटी में चली गई और काफ़ी टफ टाइम चल रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और एंड यूजर के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो जो घर रुके हुए घर हैं वो प्रोजेक्ट पूरा करना बहुत ज़रूरी है, सॉल्व प्रोजेक्ट को, और टाइम से उनकी डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। सारी डिलीवरी लेट है, आप जानते हैं जैसे। तो इसके लिए जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेरा आने के बाद, नए प्रोजेक्ट में तो कोई फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो बैंक भी उनको फाइनेंस करेंगे या उसमें ये भी है कि 70% उसी प्रोजेक्ट में लगना है पैसा। नए प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें जो नए जो आए हैं, उसमें सिर्फ ये है कि जो एंड यूजर है उसको कहीं बेनिफिट दिया जाए। जैसे कि मैंने कि इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं कि वो डिले उसको 0 पीरियड हमने कहा था, मांगा था कि 0 पीरियड कर दिया जाए उसे। इन्होंने कहा 3 महीने का पोस्ट 3 महीने तक 0 पीरियड नहीं ना मान के इन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने बैंक को डायरेक्शन दी थी कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको 3 महीने बाद की ईएमआई की छूट दी जाएगी, बट इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा उसके लिए। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने कुछ रिडक्शन की बात की थी कि आगे जो सेल होगी तो नए प्रोजेक्ट तभी पूरे हो पाएंगे। ये तो हुई नए प्रोजेक्ट की बात। जो पुराने प्रोजेक्ट रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो एक बहुत बड़ा नंबर है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो पूरा होना जरूरी है। 4-5 लाख घर की बात करते हैं पूरे देश में, सबसे ज्यादा घर एनसीआर में है। तो वो जब तक पूरे नहीं होंगे, आज जो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है उसको भी कॉन्फिडेंस कम था रियल एस्टेट में, रेरा आने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। बट अब जिन लोगों ने गाइडलाइन ली थी अपने, जिन लोगों ने शेड्यूल किया था कि 2 साल में तैयार हो जाएगा, 3 साल में तैयार हो जाएगा, एक तो वो टाइम जो है टाइम फ्रेम में बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो भी अगले ये टाइम इतना खराब चल रहा है तो जो एनपीए होने वाले अकाउंट है या जो एनपीए हो चुके हैं उनको अगर रिस्ट्रक्चरिंग उनकी की जाए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रिस्ट्रक्चर कर दें प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, लोग वो प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे। इसका भी कोई रिजल्ट नहीं? गवर्नमेंट से बात चल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बारे में, और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि 20% उसके अंदर जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है हमारे, जो एनपीए होने वाले भी हैं, उसके अंदर अगर 20% एक्स्ट्रा एडिशनल उनको लोन मुहैया करा दिया जाए तो वो प्रोजेक्ट टाइम से पूरे हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह कुछ भी ले सकती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को मुझे लगता है थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। जैसे हरियाणा के अंदर बात करें तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस काफी बड़ा एक रोल प्ले करता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ ईडीसी सरकार को देनी है, उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट चल रहा है। तो हमने कहा था उसको लिंक, अब जब रेरा आ चुका है, रेरा के टाइम पर सेल से लिंक कर दें उसे हम, कि जो भी एस्क्रो अकाउंट में मैकेनिज्म है कि जो पैसा डेवलपर के पास इतना पैसा जाना है और कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा लगना है, उसी तरह से जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो भी एस्क्रो के थ्रू आज हो जाए, तो कम से कम ये बर्डन कम हो जाएगा। जब सेल होगी तो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। तभी अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है इसके लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। ये जब तक रिजॉल्व नहीं हो गया, अगर ये चीजें चलती रही इसी तरह से और अगले सरकार ने जल्दी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, मुझे लगता है बहुत सारे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को तो बहुत बैड इफेक्ट आएगा उससे। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे मैंने हरियाणा की बात करी, यूपी में बात करें नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, किसी ने 10 एकड़ जमीन लिया है, 15 एकड़ जमीन लिया, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पैसा उनकी तरफ बाकी है। अब अथॉरिटीज अगर मान लीजिए किसी ने 10 एक साइड पे काम किया है कि नहीं किया, वो साइड सरेंडर करना चाहता है, मगर अथॉरिटी कहती है नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे, इसका इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। वो एक मुझे लगता है अथॉरिटी को सामने आगे आना चाहिए कि भाई जैसे हमें अगर एक डेवलपर के लिए भी है कि अगर आपने 2 प्रॉपर्टी बुक किया, अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, या तो हम आपको रिफंड कर देते हैं पैसे अगर हमने टाइम से डिलीवरी नहीं की, या 2 का 1 कर लेते हैं। इसी तरह से अथॉरिटीज को भी आगे आना चाहिए कि ठीक है आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारी जमीन वापस कर दीजिए, वो पैसे कहीं और एडजस्ट कर लीजिए, रिफंड ना करें। अथॉरिटी भी कहाँ से रिफंड करेगी? और हरियाणा में भी ऐसे होना चाहिए कि आज मैं प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने काम शुरू नहीं किया, मैंने लाइसेंस ले लिया था 2012 में, और आज उसके बाद मार्केट की कंडीशन खराब है, मैंने कोई सेल भी नहीं किया, तो मुझे लाइसेंस मेरा मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, विड्रॉ करने के लिए इतनी सारी पेनल्टीज हैं, वो मैं कभी बेयर नहीं कर सकता, मैं लैंड बेच के पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे तो आपको लगता है कि वो पेनल्टीज जो है, अगर पेनल्टी से
विड्रॉ कर दे तो इंडस्ट्री विल बी एबल टू फंड। ऐसा कुछ पॉलिसी निकाल दें कि अगर कोई लाइसेंस किसी ने लिया है और साइट पर काम नहीं शुरू किया, सेल नहीं किया, अगर विड्रॉ करना चाहता है विड्रॉ कर ले, नॉमिनल फीस चार्ज कर लें उसकी। तो इसको इसमें रेरा को बीच में आना जरूरी है। हाँ नहीं, रेरा उसमें जरूरी है। रेरा तो तब जरूरी है जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे या जिस दिन सेल शुरू करेंगे आप। तो ये चीजें जो अथॉरिटी से हम लोग बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी बात कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं और स्टेट्स में भी कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात कर रहे हैं कि आप फाइनेंस के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। प्रदीप जी, आप तो अफोर्डेबल हाउसिंग पीएमए में बहुत काम करते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेरी आई है मोहित शर्मा से, वो कहते हैं कि जो डिले हुआ है इससे अफोर्डेबल हाउसिंग और पीएमए हाउसिंग में डिले होगा, और होगा तो कितना होगा? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो भी एक लाइसेंस का टाइम होता है उसमें उस टाइम के अंदर पूरा करना है। लेकिन अगर फोर्स मेजर में या किसी और ऐसी सर्कमस्टांसेस जो अनअवॉइडेबल, उसमें जैसे रेरा ने अभी 3 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड किया, अगर ये लॉकडाउन 3 मंथ के बाद भी नहीं खुलता है या और टाइम अगर कुछ लग जाता है, तो मुझे लगता है रेरा को वो टाइम कम से कम 6 महीने से 9 महीने तक बढ़ाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा उसके 3 महीने से ज्यादा का टाइम उसको पेस में आने में लगेगा, क्योंकि जो लेबर आज एज ए होल माइग्रेट हो गई है कहीं ना कहीं, दोबारा से पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को उसी पेस में लाने के लिए अगले 3 से 6 महीने चाहिए। तो मुझे लगता है एक नॉर्मल भी जो प्रोजेक्ट है वो इमीडिएटली 3 से 6 महीने तो जरूर लेट होने वाला है, और उसके अंदर जो गाइडलाइन रेरा इश्यू करेगा, आई थिंक सो वही गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एक आपने जो फाइनेंस के ऊपर, जैसे प्रवीण जी ने भी कहा, उसके ऊपर मेरा एक इसके अंदर गवर्नमेंट को सजेशन है या जो स्टेट गवर्नमेंट है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आज जब एक इंडस्ट्री जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्या कहते हैं जनरेटर है देश के अंदर रियल एस्टेट, उसके अंदर कम से कम एक पैकेज लाना पड़ेगा इमीडिएट 100 बिलियन के नियर अबाउट, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का, और 4 से 6 महीने में एक दोबारा से इसको रिपीट करना पड़ेगा। दूसरा जो जीएसटी है उसको अक्रॉस 50% पे लाना पड़ेगा। जो जीएसटी आज की डेट में जो मटेरियल है, चाहे स्टील है, सीमेंट है या अदर देन जितनी भी चीजें हैं, अगर सीमेंट की बात करें लगभग 28% उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, स्टील की बात करें 18% का जीएसटी उस पर लग रहा है, जो दूसरी एक्टिविटीज है उन पे 12% की जीएसटी है। तो इन सारी चीजों के साथ इस बदले हुए एनवायरनमेंट में काम करने से और ज्यादा ट्रबल पैदा होने वाली है। तो गवर्नमेंट को सीधा 50% अक्रॉस द इंडस्ट्री इसे काटना पड़ेगा, तब कहीं सर्वाइवल होगा। और जो एक बार रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा एक वन टाइम कम से कम अलाउ करना चाहिए, जो आरबीआई है वो अलाउ करें, ताकि जो लोग आज अगले 3 महीने में एनपीए हो सकते हैं उनको बचने के चांसेस है। आई थिंक सो। और स्टेट जो गवर्नमेंट है, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि ऐसे चार्जेज हैं, चाहे ईडीसी है या बहुत सारे लाइसेंस चार्जेज हैं, डिले चार्जेज हैं, उन चार्जेस को विदाउट एनी डिले इमीडिएट सर्कुलर इशू करके हटाना चाहिए, जिससे ईज डाउन। Mr. Suresh, you are the finance man. You have been with HUDCO. You have managed so many funds for the government of India. This restructuring for the developers, help us understand what will be the impact on the industry and on the economy. This is an important point that has been raised over there, and I think this one issue is besides getting the funding, the issues related to the RERA, the scheduling that has been already given for the particular projects over there, and completion, and all those periods will undergo a very major shifting in the invoking the force majeure clause. This is a force majeure clause. We have to permit the rescheduling to be done in a large way. This is also one of the major issues that has been raised by NAREDCO itself in the meeting that was held with the Honorable Minister as well as the Secretary to the government. One is under the RERA restructuring guidance to be given to all the RERAs to take care of the time scheduling and the period to be pushed forward, because you are given certain amount of stipulation. Second one is to give the type of breaks of 6 months time period or some time period in respect of like a holiday to be made available for
large number of those particular payment or related issues which the bankers can also agree to do on that. As a matter of fact, in that meeting, Renu Kanad was also there. How they can get in the fund flow from the if it is done by the housing finance companies funding the developers and the home loan people, then the cash flow will come. But if it's going to be done for a construction department, then the construction department will have to pay for those particular area. So all these issues related to the financial flow, it's applicable with respect to the holiday for GST during this particular period, and also to give an additional time period of 6 months or 9 months time period are a larger issue. The good success once we have post-COVID, Haryana has just started opening. Other states will start opening maybe from June or something like that. So that will be the time when we should have answers to each one of them. One is the cash flow. Second one is the RERA restrictions which are already there for the already sanctioned project, and the related issue of closing completion dates and related one, and GST applications, how they can temporarily keep it or at least reduce that amount. There was a good suggestion given, can you bring it down to 30% or 40%, some concessional benefit if they can get that. That's an important component, because that will kickstart the concession industry in a very large way, because for the last 3 months everything has come to a grinding halt. We got to bring it back again into life, and this is going to be very important. While the safety health related issue we discussed in the first portion, the financial cash flows, the RERA related restrictions, as well as the GST related issues are things on to which the industry will be looking forward for great help on. I'm sure this topic is the right time between the finance ministry as well as RERA under control of the central government, and each state RERAs work on that. Why I'm trying to say particularly because Haryana is uniquely positioned, because that's the only good state where the affordable housing program policy is very strong, and especially for the private developers to be brought in for the affordable housing, Haryana has got the best track record. Having done that, if you are able to get little amount of support for all the good developers doing the housing in Gurgaon and various other areas in Haryana, it's also in Chandigarh, Ambala, etc., it will be a great help for that. And I think they rightly voiced their concern, and this is an area where they would require all type of support in a very large way. Right. And another thing is the movement of materials. You asked about the supply chain. The sand to come, the aggregate to come. So each one of the district to district, when the materials start moving, you should have least amount of problem coming on the availability of the material at the right time. When you mobilize the workers with great difficulty and put a lot of discipline, you should ensure good productivity takes place each side from that particular point of view. Right. And now I'm going to come to that one point that the consumers keep asking. And Praveenji, at the Narrative webinar, two major bankers, Mr. Rajneesh Kumar and Mr. Deepak Parekh, both of them didn't say that the prices are going to crash. I don't think either of them said real estate prices bilkul gir jayenge. What they did say was, if you have ready inventory, it is a sensible thing to drop prices and liquidate inventory rather than hold on to inventory, right? And आपको क्या लगता है how important is that? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर. एक तो जो तैयार इन्वेंट्री की बात उन्होंने की कि तैयार इन्वेंट्री के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइस उन्होंने कहा 20% कम आने चाहिए या 20% लोग कम करें. मेरा ये कहना है, दो चीजें हैं इसके अंदर कि आज की तारीख में जो प्रॉपर्टीज जो रेडी टू मूव इन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे डेवलपर्स के पास कोई प्रॉपर्टी तैयार प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी और मार्केट में सेल पर होगी. ये नंबर्स अगर आप चेक करेंगे तो परसेंटेज बहुत कम है उसकी. और दूसरी बात, अगर मैं आज नई लैंड लेता हूँ, लैंड इतनी महंगी है आज की तारीख में, लैंड और उसकी अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन, अगर हम जो तीनों का सम की बात करें, मैं ओवरहेड्स कंपनी छोड़ दें अगर बात में करें या प्रॉफिट के तो भूल ही जाएं आप, तो जो हमारे लैंड अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन, वो जो कॉस्ट बनती है आज उससे कम दाम पर प्रॉपर्टी अवेलेबल है. किसी भी तैयार प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ आपसे. और दूसरा ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार रिक्वेस्ट की है कि जो अभी एक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर सर्कल रेट से कम पर ट्रांजैक्शन होती है कोई भी प्रॉपर्टी की, तो उसमें डबल टैक्सेशन है, बायर के ऊपर भी है, सेलर के ऊपर भी है.
अगर कोई डेवलपर अगर सस्ती प्रॉपर्टी करके बेचना भी चाहे तो उसकी मजबूरी है कि वो बेच नहीं सकता। तो हमने कहा था ये अबॉलिश होना चाहिए ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो चार्जेस बनाए थे वो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी के लिए बनाया था कि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होनी है इस बेसिस के ऊपर कि वहाँ पर ये सर्कल रेट है, और कई जगह सर्कल रेट इतना हाई है कि वो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा है। तो या तो ये अबॉलिश होना चाहिए, ये हम डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते कि हम एक तरफ कहें कि प्रॉपर्टी की प्राइस भी डाउन होना चाहिए और डेवलपर सस्ता करके बेचे, और डेवलपर जब सस्ता करके बेचना चाहता है तो उस पर हम उनको बोले कि भाई आपको बायर को भी और आपको भी पेनलाइज किया जाएगा इस बात के लिए क्योंकि आपने सस्ती प्रॉपर्टी बेच दी। तो ये, और दूसरी बात अगर तैयार प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग पर डीजी कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पिछले 5 साल से या 7 साल से जब से पॉलिसी बनी है, इनका गवर्नमेंट का रेट है 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, एक ही रेट है। जबकि आप देखें गवर्नमेंट के चार्जेस बढ़ चुके हैं, लैंड के प्राइस तब से अब तक काफी बढ़ चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इन्फ्लेशन रेट है 5% एनुअल इन्फ्लेशन है, अगर 2012 में जो प्राइस था आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30-40% महंगी हो चुकी है, बट सेल प्राइस उन्होंने फिक्स किया हुआ, सेल प्राइस यही है। तो ये कुछ चीजें हमें सब चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसकी फील्ड है वो ज्यादा जानता है मुझे लगता है। और आज की तारीख में कोई डेवलपर ऐसा नहीं है कि वो बैंक को इंटरेस्ट देना चाहेगा और अपने इन्वेंट्री को रोकना चाहेगा, ऐसा कोई डेवलपर नहीं है कि भाई आज उनको मालूम है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी को 1 साल होल्ड किया तो 1 साल का जो मेरे कैरिंग कॉस्ट है उसकी 15% उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरा अगर आज मेरी जान छूटती है और मेरी लाइबिलिटी खत्म होती है वो ज्यादा बेहतर है। बट ऐसा है नहीं कि जो एक बार मुझे याद है कि नरेटको के उसके पैनल पर हमारे एनबीसीसी के मिस्टर मित्तल आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो टियर 2-3 सिटीज के अंदर है, गवर्नमेंट आगे आए उसको टेक ओवर करे। गवर्नमेंट को आज अगर मुझे बेचने में हो सकता है एज डेवलपर दिक्कत होती है बेचने में, अगर गवर्नमेंट अगर सामने आए, अगर जैसे मैंने अगर सरकार की ईडीसी देनी है या किसी बैंक के पैसे देने हैं मैंने, तो अगर बैंक उसी प्रॉपर्टी को जो बिल्कुल तैयार इन्वेंट्री है, रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, उसको टेक ओवर कर ले और बेचे, अगर एक दाम फिक्स कर ले उस तरह से लोकेशन वाइज, तो बहुत बड़ा मुझे लगता है इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो जैसे कहा था आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा हमारे को, हमें सर्वाइव करने के लिए, जैसे क्योंकि देखिए 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हम कैटर करते हैं और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट जनरेट मतलब फ्लरिश करेगा तो पूरे इकोनॉमी के लिए बेटर है। तो मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सभी को, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, डेवलपर को भी, फाइनेंसर्स को भी, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, तभी हम इससे निकल पाएंगे। I think we are getting a lot of queries. I agree with you, Praveen ji. Very important points that you made. Pradeep ji, this is our last query to you. I think you have another show to go to. We'll speed up this. There are people asking, क्या अभी भी allotment and draws चलेंगी या नहीं होंगी? अगर होंगी तो क्या ऑनलाइन होंगी for affordable housing? देखिए, अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ उसी के तरीके से, ठीक है ना। उसके लिए उनका एक मैकेनिज्म है कि स्कूटी है, उसके बाद जाके वो उसका ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक वो ड्रॉ किसी बैंक्वेट हॉल में जो हुड्डा के ऑफिशियल थे उनके सामने होता है। अब क्योंकि ये एनवायरनमेंट चेंज है, इस वक्त सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं है, आने वाले टाइम में भी इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अभी हम गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप इसे ई पोर्टल पे करें, यानी किसी ऐसे माध्यम के थ्रू करें जिससे लोगों की गैदरिंग ना हो, ऑनलाइन इसे किसी तरीके से ड्रॉ को किया जाए। तो वो कंसीडर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इसका क्या बेस्ट मैकेनिज्म बन सकता है, क्योंकि वो एचएसएसबीसी में इन प्लॉट्स को ऑप्शन करते हैं ऑलरेडी। तो वो ऐसे किसी मैकेनिज्म को लाएंगे तो नेचुरली जितने कस्टमर्स हैं उनको भी ये बेनिफिट होगा और एज ए डेवलपर हमें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें दूसरा सोशल गैदरिंग वो अवॉइड होगी, क्योंकि कोविड का मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं जो आया और चला जाएगा। ये अगले 1 साल तक का एक मॉडल रहेगा जो यानी हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे चेंजेस शायद मुझे लग रहा है एक्सेप्ट भी होंगे और वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। The fact that Haryana started is one of the first states to actually lift the construction ban and allow construction to happen. There is a lot of responsibility on the shoulders of these gentlemen sitting here. अगर आपने सही किया तो और स्टेट खोलेंगे, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई तो लॉकडाउन और आगे जा सकता है. Therefore, it's very important that you get your piece right. And from what we understand, that social distancing, hygiene, finance, supply chain, ensuring that the negotiations with the government for policy changes, all these are happening. This conversation has only just begun. We are going to come back to you, asking you for more as the work progresses, as the situation progresses, and we'll keep talking to you guys, because
from the kind of queries that we're getting on our site, we can make out that a lot of people want to know how this progress, this will continue, and how houses will be delivered as close to on time as possible. Thank you so much for joining us. This is Jayashree Kuruk. Thank you. Jayashree, we are having lightning, thunder, heavy rains in Trivandrum. Current is completely off. So that's why I've got a dark one. I'm putting now the light from the format. Complete dark background is there. You have seen that. Maybe my face must be like a zombie there. Okay. So I'm signing off. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to have been with the panel. Very distinguished panel. Thank you. Thank you. Suresh ji. Thank you, Praveen ji. Thank you. Thank you very much. Thank you.